गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पिछली क्लास तक तो आपके अध्याय 5 कंप्लीट हो गया था मृदा अभिक्रिया, जिसके अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक उभय प्रतिरोधक डिस्कस कर लिया था। तो आपके टोटल की बुक में से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अपन ने, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक पढ़ते पढ़ते अपन ने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर मृदा से संबंधित लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। जिसके अंदर अपन ने पहले मृदा का निर्माण के बारे में शुरू किया था, मृदा से फिर जीवांश पदार्थ, फिर कोलोइड के बारे में, के बारे में, उसके बाद में अपन ने आयन विनिमय पढ़ा और अभी अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था आपके मृदा अभिक्रिया। अब मृदा अभिक्रिया के अंदर मृदा अभिक्रिया कंप्लीट किया था, जिसके बाद में आज अब ये मृदा के चैप्टर तो कंप्लीट हो गई, मृदा वाली यूनिट। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री से संबंधित, ठीक है ना। तो ये 5 चैप्टर तो 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। जैव का मतलब बायो, रसायन केमिस्ट्री, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपके आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, नया चैप्टर अध्याय नंबर 10 है जैव रसायन। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरी डिटेल से कि जैव रसायन होते क्या हैं। पहले तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए अपन को कि जैव रसायन होता क्या है। तो परिभाषा पता करने के लिए आप जैव रसायन 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिर इस बाद में बात करेंगे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। पहले जैव रसायन शब्द का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे। तो जैव रसायन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से आपके? एक तो आपके है जैव, है ना, एक तो हो गया आपके जैव, और दूसरा है आपके रसायन। दूसरा चैप्टर है आपके रसायन। तो जैव और रसायन, जैव को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? बायो, और रसायन को अपन क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। तो जैव रसायन शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनको अपन क्या कहते हैं? जैव और रसायन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन अध्ययन क्या करते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सजीवों में होने वाले क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सजीवों के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपके पादप एवं जंतु दोनों आते हैं। तो सजीवों के होने वाली क्रियाओं, जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव रसायन। नई बात समझ में? और ये शब्द देने वाला एक वैज्ञानिक, पहले परिभाषा लिख देता हूँ मैं कि इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, अब सजीव के अंदर कौन से आते हैं आपके? सजीव के अंदर आपके आएंगे आपके पादप एवं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सारे आते हैं ना। पादप एवं जीव जंतु, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार क्या क्या आते हैं इसके अंदर। पादप एवं जीव जंतु, पादप एवं जीव जंतुओं में होने वाले, जीव जंतुओं में होने वाली जैविक क्रियाएं, होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? तो जैव रसायन के अंदर अपन क्या करते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं,
जैविक मतलब जो अपन अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, जैसे अपन कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए अपन को एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे मिलती है अपन को, अपन भोजन करते हैं, तो ये सारी क्या है, क्रियाएं जैविक क्रियाएं हैं। कई बार अपने अंदर जो भी अपन डेली रूटीन में जो भी क्रियाएं करते हैं वो आपकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और जैव रसायन जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके जैव रसायन शब्द शाखा का नाम दिया था एक वैज्ञानिक हुए थे कार्ल न्यूबर्ग, वैज्ञानिक हुए थे कार्ल न्यूबर्ग, कार्ल न्यूबर्ग वैज्ञानिक हुए थे आपके कार्ल न्यूबर्ग। कार्ल न्यूबर्ग ने इसका अध्ययन किया था, और कब किया था, 1903 के अंदर। तो जैव रसायन नाम किसने दिया, कार्ल न्यूबर्ग, नाम याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैव रसायन नाम किसने दिया था आपके, कार्ल न्यूबर्ग ने, कब दिया था, 1903 के अंदर। तो पहले आगे बात समझ में, जैव रसायन होता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ सजीवों की बात चल रही है, निर्जीव की नहीं। सजीवों के अंदर आपके पादप हैं, जीव जंतु सभी आते हैं सजीव के अंदर, वो सभी सजीव हैं, है ना। सजीव और निर्जीव में अंतर तो आपको 5th क्लास में बताया हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या, ये पहले पता होना चाहिए। ये तो परिभाषा पता हो गई कि जैव रसायन होता क्या। अब इस चैप्टर में अपन किन किन बातों की बात करेंगे, एक तो आपके मैं आपको लिख दे रहा हूँ टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन कि ये क्या क्या हैं। तो परिभाषा आ गई आपके समझ में, जैव रसायन की 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री से जैव और जीव और रसायन। तो इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे आपके सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अध्ययन के नाम बता दे रहा हूँ मैं पहले, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की पूरी संरचना पढ़ेंगे। इसके प्रकार 3 प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, जैविक कार्य, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपन बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटीन के संबंध में, प्रोटीन की आंतरिक संरचना, प्रोटीन किन से मिलकर बना हुआ होता है ना, प्रोटीन का संगठन क्या होता है, इनके बारे में। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन अमीनो अम्ल के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। एमिनो अम्ल के बारे में, एमिनो अम्ल कौन कौन से एमिनो अम्ल इंपॉर्टेंट है, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, आवश्यक एमिनो अम्लों के बारे में भी बात करेंगे अपन। इसके अलावा अपन पेप्टाइड एवं पॉलीपेप्टाइड के बारे में बात करेंगे। पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन के मध्य क्या संबंध होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, है ना, पूरी डिटेल से बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन के बारे में। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के जैविक कार्य क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्य हुए उसी प्रकार प्रोटीन के। फिर अपन बात करेंगे एंजाइम के बारे में, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। एंजाइमों के अलावा अपने शरीर में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, उनका क्या कार्य होता है अपने शरीर में, एंजाइम की क्या उपयोगिता है, क्या क्रियाविधि है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में शर्करा, फॉस्फोलिपिड, सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे आपके लिपिड के बारे में, लिपिड क्या होते हैं, ठीक है। और लिपिड का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लिपिड होते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे आपके विटामिन के बारे में, है ना। विटामिन में 60 साल क्वेश्चन आता है आपके, पिछले साल भी आया था आपके, उससे पिछले साल भी आया था, है ना। तो विटामिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सी विटामिन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन कौन कौन सी होती है, बी सी डी ई और के, है ना। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक, और जिसके अंदर अपन जैसे अपन अचार बनाते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको तेल के अंदर निर्जमीकृत रखते हैं ना। तो उसी प्रकार से खूब सारे पदार्थ हैं जिनको अपन कैसे काम में ले सकते हैं। तो ये सारी, ये तो एक प्राकृतिक और रासायनिक परिरक्षक के रूप में कौन से पदार्थ काम में आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन बातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में बातें करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से पूरी। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने इसको पहले लिया, मैंने सोचा सब मृदा पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो इसके लिए अपन ये चैप्टर लेते हैं जैव रसायन। फिर उसके बाद में और वापस दूसरा चैप्टर ले लेंगे, है ना, तो आपके लिए पढ़ने में आसानी रहे। तो पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले डिटेल से, फिर प्रोटीन,
अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन की आंतरिक संरचना, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन और परिरक्षक, ये जो अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीज़ें हैं, इन सब का अपन दैनिक जीवन में डेली यूज़ लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में होना चाहिए, प्रोटीन है ना, न्यूक्लिक अम्ल तो अपने शरीर में होता ही है, एंजाइम, विटामिन, इन सब की मात्रा होनी चाहिए, है ना। कौन से विटामिन क्या कार्य करते हैं, या ना किससे अपन को प्राप्त होते हैं, स्रोत क्या क्या हैं, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे जैव रसायन के अंदर। आगे बात समझ में आपके, तो अपन अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँ कि इसके आगे अपन किस किस बात में बात करेंगे इस चैप्टर से संबंध में। तो पहले अपन ये अब शुरू कर लेंगे कि जैव रसायन के बारे में। तो पहले तो अपन ने डिटेल से बात कर ली कि अपन किस किस बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब अपन इसके बारे में शुरू करते हैं आपके। तो अपन ने पहले पढ़ा कि अपने शरीर में जैव रसायन क्या होगी, सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, आपके जैव रसायन। अब इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर कि सजीवों के अंदर जैविक क्रियाएं कैसे होती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके बारे में बात करें अपन। तो पहले अपन 19वीं शताब्दी से पहले तो क्या था, कृषि एवं आयुर्विज्ञान से ही कार्बनिक रसायन का संबंध किया गया था। आयुर्विज्ञान मतलब ये एग्रीकल्चर से ही है, अपने जो पैथोलॉजी है इनके द्वारा अध्ययन किया गया था और कृषि से के द्वारा ही जोड़ा गया था। लेकिन बाद में पता चला, अनुसंधान के द्वारा परिणाम आया कि कोशिकाओं में कई तरह की उपापचय क्रियाएं होती है। कौन सी होती है कोशिकाओं में, कोशिका तो जानते हो आप, पहली बार तो नाम से ही नहीं सुना होगा। कोशिकाओं में कई प्रकार की क्या होती है, कई प्रकार की उपापचय, कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, कोशिकाओं में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। इन उपापचय क्रियाओं के द्वारा कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। आई बात समझ में। पहले तो था कि अपन का कृषि और आयुर्विज्ञान से संबंध जोड़ा गया था कार्बनिक रसायन का, लेकिन बाद में चला कि कोशिकाओं में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं क्या होती है, अपने अंदर मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है पूरे शरीर में, तो उपापचय क्रियाएं जैसे अपन भोजन करते हैं, है ना, वो सारी क्रियाएं जैसे अपन भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, अपने शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, भोजन का उत्सर्जन होता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे कार्य करते हैं। इनके द्वारा आपके जो उपापचय क्रियाएं होती है वो सारी उपापचय क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं को अपन उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो कोशिकाओं में ही होती है। अपना शरीर का निर्माण क्या होता है, असंख्य करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिका की खोज किसने की थी, ये तो पता ही आपको, 5th क्लास में पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। शरीर की आंतरिक उपापचय क्रियाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा ही है 10th क्लास तक, पूरे सिस्टम पढ़े हुए हैं अपने, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की है, तो आ गया था बाद नाम बीच में, तो मैंने बता दिया आपको। तो उपापचय क्रियाएं होती है और जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं से बनते हैं। और क्या बताया कि जो जटिल यौगिक हैं वो किससे बने हुए हैं, जैसे अपन ने देखा कि पहले सरल यौगिक बनते हैं, फिर सरल से क्या बनते हैं आपके जटिल यौगिक। तो जटिल यौगिक, जटिल जैविक यौगिक का निर्माण किससे होता है, आपके सरल अणुओं से होता है। सरल अणुओं के निर्माण से, आपके सरल अणुओं से किसका निर्माण होता है, आपके जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये बात अपन ने जानी, सरल अणुओं से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है और शरीर में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती रहती है, आपने बातें की। अब इसके अलावा अपन और बात करें कि उपापचय क्रियाओं के संबंध में, तो अपने अंदर ये तो गई सरल यौगिकों से जटिल का निर्माण होता है और शरीर में जैविक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं होती है। तो उपापचय क्रियाएं करने के लिए अपन को क्या चाहिए होती है, खूब प्रकार की क्या होते हैं जैविक संरचना का आधार क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि क्या होते हैं, ये सभी जैविक अणु कार्य करते हैं इसमें प्रत्येक सजीव में। और सजीवों की जिसका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या है जैविक अणुओं का, कि ये कार्य करते हैं आपके अपने, जैसे प्रोटीन का कार्य है कि अपने शरीर में मरम्मत का कार्य करती है, कार्बोहाइड्रेट अपन को एनर्जी देती है ना। तो सभी सजीवों में क्या कार्य है इनका, सभी सजीवों में वृद्धि एवं मरम्मत मतलब जो कोशिकाएं हैं उनका रिपेयरिंग, मरम्मत करना एवं सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। मरम्मत के लिए मरम्मत एवं सभी जैविक क्रियाओं के लिए
सभी सामान्य क्रियाओं के लिए, सभी सामान्य क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है आपके? सभी सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की, सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपन को, जो अपन के ये सारे कार्य होते हैं सजीव में वृद्धि के लिए। तो जो ये अपन को वृद्धि में होती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो किससे मिलती है आपकी ऊर्जा? आपके जैविक अणुओं से मिलती है। किससे? जैविक अणु से, जैविक अणुओं से मिलती है। अब जैविक अणु कौन कौन से हैं आपके? जैविक अणु का मतलब हो गया इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, ये क्या आपके जैविक अणु के रूप में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, ये सभी आपके जैविक अणु के रूप में कार्य करते हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इन सबसे एनर्जी मिलती है। ये अपने लिए कार्य करते हैं। अब इनके बारे में ये होते क्या हैं, इनकी सारी पूरी डिटेल से अपन को बातें करनी है। यही बात समझ में, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते क्या, इनका संगठन क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। अब तो अपन ने पढ़ लिया कि अपने अंदर शरीर के जैव रसायन में अपन किसका अध्ययन करेंगे। तो अब अपने टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। ये क्यों जरूरी है अपने शरीर की वृद्धि, मरम्मत और सभी जो सामान्य क्रियाएं करते हैं अपन, उपापचय क्रियाएं अपने शरीर में, पाचन, भोजन, इन सब के लिए अपन को किसी की आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक आता है आज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसे, यही बात समझ में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है कार्बोहाइड्रेट? लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बस ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा के ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिक थे तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने रख दिया लैटिन भाषा का नाम। तो लैटिन भाषा का शब्द है, और जो क्या दो शब्दों से मिलकर बना है आपके, एक तो दो शब्दों से मिलकर बना आपके, एक तो कौन से? एक तो कार्बो, एक तो कार्बो है, दूसरा है आपके हाइड्रेट। आगे बात है, एक तो कार्बो और दूसरा हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या हो गया आपके, और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा शब्द है कार्बो। कार्बो का तो मतलब क्या हो गया? कार्बन। कार्बो का मतलब तो क्या हो गया आपके? कार्बन के अवयव। कार्बन जो अपने शरीर में, जैसे कार्बन के खूब सारे अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट का, फ्लोरीन का, कोयला का, कोलतार, है ना, कोक, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। तो इसके अंदर कार्बन के अवयव, कार्बो का मतलब तो क्या हो गया? कार्बन के अवयव। और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? पानी का संयोग से बना यौगिक, जल का यौगिक, है ना, इसको अपन हाइड्रेट का मतलब समझ सकते हैं, जल के यौगिक, है ना, कंपाउंड ऑफ H2O, जल के यौगिक को अपन हाइड्रेट कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया आपके? कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपके कार्बन और कार्बो और हाइड्रेट। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कार्बो और हाइड्रेट, कार्बन जल के, कार्बन तो हो गया आपके जल, ये कार्बो का मतलब तो कार्बन का अवयव, और हाइड्रेट का मतलब हो गया जल के यौगिक। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो कार्बो और हाइड्रेट क्या होते हैं? जल के यौगिक। अब इसके आगे बात करें अपन कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होगी इसके संदर्भ में। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा की बात करें अपन, तो नाम तो पता चल गया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा की बात करें अपन, तो इसके अंदर बताया हुआ है कि कार्बन, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बन के अवयव, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, परिभाषा की बात करूँ तो मैं कार्बन के अवयव, कार्बन के अवयव पानी के संयोग से, कार्बन के अवयव तथा पानी के संयोग से, पानी के संयोग से, कार्बन के अवयव तथा पानी के संयोग से बना यौगिक, पानी के संयोग से बना यौगिक क्या कहलाएगा आपके? बना यौगिक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मल सी परिभाषा तो ये हो गई। अगली बात समझ में, और इसका एक रासायनिक सूत्र भी दिया हुआ, ये तो मिटा दूं आपके, हाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट। इसका एक रासायनिक सूत्र दिया, जो भी एक सिंपल सा सूत्र है उसको अपन समझ सकते हैं कि रासायनिक सूत्र है इसका
कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र की बात करें अपन, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो जाएगा आपके CXH2O। क्या होगा? CXH2O और Y, ये होगा इसका सामान्य सूत्र। आप याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CX और Y, जहाँ पर X का मान क्या होगा आपके, Y का मान तो कितना भी हो सकता है, लेकिन X का मान क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर आपके X का मान क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 3 से ज़्यादा होगा, या तो 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा। 3 से कम होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये बात समझ में, जिसके अंदर X का Y का मान तो कितना भी हो सकता है, लेकिन X का मान हमेशा कितना होगा आपके, या तो 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखें आप। यही बात समझ में, X का मान ध्यान रखना है 3 या 3 से अधिक। 3 क्या हो सकता है, 3 या 3 से अधिक, वो आपके क्या होगा, X का मान होगा। आगे बात हम 3 या 3 से अधिक, या तो आप 3 बराबर मान सकते हो। कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है इसमें, या तो 3 या फिर 3 से अधिक वाले कार्बन ही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट के अंदर गिने जाएंगे। ये तो क्या होगी, एक परिभाषा दी कि कार्बन के नाम से परिभाषा बनाई कि कार्बन के अवयव तथा पानी के संयोग से। लेकिन इसके अंदर तो 2 ही चीज़, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 आए तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बाद में पता चला ये तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तक प्रचलित ही था ये सूत्र तो, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें क्या आ सकते हैं आपके, नाइट्रोजन भी होते हैं इसके अंदर। कुछ कार्बोहाइड्रेट के यौगिकों में नाइट्रोजन होती है, कुछ में सल्फर भी होती है, तो इनको इस सूत्र में अपन नहीं समझा सके। तो इस परिभाषा को छोड़कर एक नई परिभाषा बनाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट की एक विस्तृत वैज्ञानिक रूप से परिभाषा बनाई गई। अगर नाइट्रोजन और सल्फर आएंगे तो वो उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक और नई परिभाषा बनाई। किसने? ये तो क्या है, उनके नाम के आधार पर परिभाषा बन गई। कार्बन के अवयव तथा पानी के संयोग से बनना यौगिक कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी तो यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई विस्तृत परिभाषा बनाई, वो अपन देखेंगे अभी। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ध्यान रखना CXH2OY, जिसके अंदर X का मान 3 से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। ये सामान्य सूत्र हो गया कार्बोहाइड्रेट का। और नॉर्मल सी परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके अंदर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या है आपकी, लैटिन भाषा का शब्द, जिसकी बात कर ली अपन ने, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट, ये 2 चीज़ें थी। ठीक है, अब इसके आगे अपन वैज्ञानिक विस्तृत परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की, वैज्ञानिक रूप से परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें अपन, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल सी परिभाषा एक और दी हुई है, वो आपको ध्यान रखनी है कि पॉलीहाइड्रिक, अभी बताऊंगा मैं पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या। पॉलीहाइड्रिक मतलब कि एक से अधिक, पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होगा, एक से अधिक। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब एक से अधिक, है ना, बहुत ज़्यादा संख्याएं, बहुत ज़्यादा संख्याएं, उसको अपन पॉली कहते हैं। पॉलीमर, जैसे एक तो अपन बहुलक पढ़ा आपने 10th क्लास में, चैप्टर था आपके बहुलक, ठीक है ना, बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, है ना। एक होता है एकलक, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोमर, है ना, मोनोमर। एक मतलब एक इकाई तो मोनो, बहु मतलब खूब सारी इकाइयाँ, छोटे छोटे समूह की खूब सारी इकाइयाँ, तो उसको अपन बोलते हैं पॉली। आई बात समझ, पॉलीमर, खूब सारी इकाइयाँ वो पॉलीमर होती है। एक से अधिक, तो यहाँ पर पॉली मतलब एक से अधिक इकाइयाँ हैं किसी तत्व की, किसकी, एक से अधिक OH आयनों की संख्या, या फिर जल की, हाइड्रिक का मतलब जल, तो एक से अधिक जल के अणुओं की संख्या, एक से अधिक OH समूह, एक से अधिक OH समूह वाले तत्वों, OH मतलब जो H2O वाले समूह, जैसे पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड, अभी एल्डिहाइड का मतलब ही बताऊंगा आपको। एल्डिहाइड 11th में पढ़ा आपने, एल्डिहाइड बताने की क्या जरूरत है, कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों समूह कार्बोनिल समूह है ना, अथवा वह पदार्थ
वह पदार्थ जो क्या होता है आपके जल अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। जल अपघटन होने पर उत्पन्न करते हैं। जल अपघटन होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब परिभाषा का मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल है, देखो पॉलीहाइड्रिक मतलब जल के एक से अधिक अणु, है ना। पॉली का मतलब खूब सारे अणु, बहुत यौगिक, है ना, बहुत कण मिलकर। पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या? एक से अधिक OH समूह वाले यौगिक पॉलीहाइड्रिक। अब वो कीटोन, एल्डिहाइड अथवा वे पदार्थ जो जल में अपघटन होने पर इन यौगिकों का उत्पन्न करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड किसे कहेंगे अपन? कार्बोनिल समूह होते हैं। ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? कार्बोनिल समूह। क्या है? कार्बोनिल। अब कार्बोनिल किसे कहते हैं? ये भी आपको अपन ने 11th क्लास में पूरी डिटेल से बात की इनके बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन, पूरा आपके चैप्टर था ये। कार्बोनिल मतलब क्या है? कि कार्बन डबल बॉन्ड, ये समूह क्या आपके क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह कहलाता है। अब एल्डिहाइड किसे कहेंगे और कीटोन किसे कहेंगे कार्बोनिल के अंदर? तो एल्डिहाइड की बात करें अपन तो एल्डिहाइड, और दूसरा बात करूं मैं आपके कीटोन। तो एल्डिहाइड के अंदर नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ? एक तरफ हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ ये R समूह जुड़ा, कोई भी लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो वो आपके क्या होते हैं? आपके एल्डिहाइड समूह होते हैं। और कीटोन किसे कहते हैं? जिसके अंदर दोनों तरफ कार्बन या फिर कोई भी लंबी श्रृंखला जुड़ सकती है, वो आपके क्या होते हैं? कीटोन समूह होते हैं। तो आगे बात समझ में, एल्डिहाइड और कीटोन की मतलब क्या होगा? और ये दोनों समूह कौन से? आपके कार्बोनिल समूह हैं। आगे बात में कार्बोनिल समूह को अपन क्या कहते हैं? आपके दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के अंदर तो एक तरफ हाइड्रोजन अणु जुड़ा हुआ रहेगा, वो एल्डिहाइड समूह, और कीटोन जिसके अंदर दोनों तरफ क्या होते हैं? आपके कार्बन या कोई लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, वो आपके क्या है? कीटोन। तो इनके समूहों के जल अपघटन से जो यौगिक निर्माण होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कीटोन और एल्डिहाइड का मतलब तो समझ में आ गया। ये क्या है? दोनों रासायनिक यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं, ठीक है, जिसके बारे में अपने 11 में पूरी डिटेल से बात की हुई है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनके बारे में, तो नाम नए नहीं है ये आपके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रिक समूह जिनके एल्डिहाइड, कीटोन अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उत्पन्न करते हैं, वो यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे अपन? पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर जो समूह एल्डिहाइड, कीटोन या वे पदार्थ जो क्या करते हैं? इनको उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके वो यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ तक बात कर ली अपन ने कार्बोहाइड्रेट के संबंध में। तो इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा? जैव रसायन किसे कहते हैं? जैव रसायन दो शब्दों से, जैव और रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और जैव रसायन के अंदर क्या होता है कि ये शब्द किसने दिया था? 1903 में एक वैज्ञानिक हुए थे, कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था 1903 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? पाद सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जैव रसायन में, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आपके जैव रसायन कहते हैं। फिर उसके बाद में इसका उपयोग क्या होता है? जैविक अणु के रूप में उपयोग करते हैं अपन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये आपके विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में इस चैप्टर में अपन बातें करेंगे। फिर अपन ने शुरू किया आपके कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपके कार्बोहाइड्रेट, एक तो मिलकर बना आपके किससे? कार्बो, और दूसरा शब्द होता है आपके हाइड्रेट। दोनों कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका कार्बो का मतलब तो कार्बन, हाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट का मतलब होता है जल के यौगिक, ठीक है। और फिर इसके पर एक सूत्र भी दिया अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो सूत्र था आपके, क्या सूत्र था इसका कार्बोहाइड्रेट का? CX क्या है? CX मान सकते, इसकी जगह CXH2O और Y। तो X का मान कितना हो सकता है यहाँ पर? X का मान आपके हमेशा किससे ज़्यादा होता है? 3 या फिर 3 से अधिक।
तो ये एक सामान्य सूत्र 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CxH2O y। इसके बारे में बात कर ली। फिर कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आपके सामने है। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन होने पर इन यौगिकों का उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसके बारे में अपन ने बात कर ली कि जो यौगिक एल्डिहाइड कीटोन अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन होने पर इन यौगिकों का निर्माण करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसके बाद में अगली क्लास में अपन इसके बारे में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड लक। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।